व्यूअर्स, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हर आन आपका हाफिज़ व नासिर हो, आपका होस्ट दाऊद ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपकी मुलाकात जिस मेहमान से करवा रहे हैं उनका नाम है सादिक खान खाकवानी और पूरा नाम इनका कैप्टन सादिक खान खाकवानी। खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपने मेरी दरख्वास्त कबूल की और इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपके मुतल्लिक तारुफ़ के तौर पर मज़ीद बातें मैं कुछ अर्ज़ करूँगा अपने व्यूअर्स के लिए। बात यह है कि खाकवानी साहब 1970-71 में जब मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया हुआ और हमारे मुल्क का वो हिस्सा हमारे मुल्क से कट कर एक अलग मुल्क की हैसियत इख्तियार कर गया, तो उस वक़्त कैप्टन साहब पाकिस्तान की फ़ौज में थे और पाकिस्तान के दिफा में लड़ रहे थे। बदकिस्मती से इस जंग का जो अंजाम हुआ वो आप सब व्यूअर्स के इल्म में है। ये हिंदुस्तानी कैद में चले गए जिस तरह और हज़ारों लोग कैद में गए थे, और फिर ये 2 साल या उससे कुछ ज़्यादा अरसा POW कैंप में रहे। इनका ज़्यादा अरसा इलाहाबाद में गुज़रा, बल्कि आप यूँ भी कह सकते हैं कि सारा अरसा इलाहाबाद में गुज़रा। वहाँ एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से खाकवानी साहब को हिंदुस्तानी फ़ौज के अताब का निशाना बनना पड़ा। खाकवानी साहब मुझे आपके एक कलीग ही हैं और दोस्त भी, आप यकीनन उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मेजर मोहम्मद अकरम। उनसे मुलाकात रहती है और वो कभी कभार पुरानी बातें भी करते हैं, और ख़ास तौर पे ईस्ट पाकिस्तान में और फिर हिंदुस्तान में जो गुज़रा हुआ वक्त है उसके बाद वाक़यात वो सुनाया करते हैं। जिस कैंप में वो थे आप भी उसी कैंप में थे जैसा उन्होंने मुझे बताया, और उस कैंप से फ़रार होने के लिए आप और आपके कुछ दोस्तों ने मिलकर एक तदबीर सोची। वो उसमें आपको कामयाबी ना हो सकी अल्टीमेटली, लेकिन आपने कोशिश की, एक सुरंग लगाई और इरादा ये था कि उस सुरंग से आप बाहर निकलकर कैंप से फरार हो जाएंगे। मैं और भी यकीनन आपसे बहुत सी बातें सुनने वाली हैं और सुनेंगे भी। अगर इस वक्त ना भी मुमकिन हुआ तो दोबारा मुलाकात करेंगे। इस वक्त मैं ख़ास तौर पे जो सुरंग खोदी गई उसके हवाले से आपसे मज़ीद तफसीलात जानना चाहता हूँ। तो आप फरमाइए, ये आइडिया किसका था, फिर इस आइडिया पे अमल कैसे हुआ, और फिर ज़ाहिर है इसमें नाकामी हुई, आपके नज़दीक उसके असबाब क्या थे, फिर जो पकड़ धकड़ शुरू हुई और उसमें आपको भी बड़ी अज़ियत में से गुज़रना पड़ा। तो ये सारी बातें हमारे व्यूअर्स को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या तो 50 साल पहले की बात है जी। बड़ा दर्दनाक वाक़या है ये। पाकिस्तान की फ़ौज ने सरेंडर किया था बदकिस्मती से। फिर हमें मुख्तलिफ कैंपों में पहुंचा दिया गया जी। अफसरों के अलग कैंप थे और OR यानी नौजवानों के अलग कैंप्स थे। ठीक। जिस कैंप में मुझे पहुंचाया गया वो 99 उसको कहते थे, कैंप कहते थे इलाहाबाद में। 99
इलाहाबाद वो शहर है जहाँ पर इंदिरा गांधी और नेहरू का वो शहर है, ठीक, उनका जन्म भी वहाँ हुआ, उनका वहाँ घर भी मौजूद है। ये किस्सा यूँ स्टार्ट होता है कि हमारे कैंप में एक हुक्म पास कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया एक हुक्म का। वो ये था कि जब कभी भी कोई आर्मी का अफसर कैंप में आए, दौरे कैंप पर, तो जिस पाकिस्तानी अफसर के सामने से गुजरे वो खड़ा हो जाए और अपना सर झुका ले। ये बड़ी तकलीफ देह चीज़ थी। हम मुसलमान होने की हैसियत से अल्लाह के सामने सर झुकाने वाले लोग हैं, खुदा एक हिंदू अफसर के सामने सिर झुकाएं। ठीक, बड़े परेशान था और सोच रहा था कि यहाँ से कैसे निकलेंगे। तो मेरे एक दोस्त थे मेजर अकरम, उस वक्त, बाद में वो पुलिस के आईजीपी बने। जी, मैंने उन्हीं का जिक्र किया। तो उनसे मैंने जिक्र किया, वो भी कहने लगा कि यार मैं बड़ा परेशान हूँ, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने कहा कि ये जो नया आर्डर आया है और पास कर दिया गया है, ये तो बड़ी तकलीफ दे चीज़ है जी, इससे बेहतर तो यह इंसान मर जाए। दुरुस्त। तो इन्होंने कहा कि सुरंग खोदनी चाहिए। अच्छा, मेजर अकरम साहब ने कहा। फिर मैंने इनसे कहा कि एक यहाँ पर 15 बलोच के एडजुटेंट हैं, मेजर शुजात, अच्छा, शुजात जी, जो बाद में मेजर जनरल भी बने। ठीक है। मैंने कहा मेरे जहन के मुताबिक वो ज़्यादा समझदार और हौसले वाले अफसर हैं और उनकी पलटन भी यहाँ मौजूद है, उनके अच्छा। ऑफिसर, उसी कंपनी की वो लोग भी साथ ही थे, इनके जो कंपनी के लोग। उनके पास चले। ठीक, तो हम दोनों उनके पास गए और वहाँ ये हमने आइडिया फ्लोट किया कि हमें निकलना चाहिए और एस्केप भी एक जंग का हिस्सा होता है। हम तो जंग के ऊपर हैं, ठीक, कैद की हैसियत से भी जंग के ऊपर हैं। तो ये दोनों अफसर सीनियर थे मुझसे, अच्छा, रैंक के लिहाज से। ठीक, तो इन दोनों ने फिर फैसला किया कि वाकई इन्होंने प्लानिंग की। जी, प्लानिंग की। तो फिर उन्होंने फैसला कर लिया कि सुरंग खोदी जाए। उसकी जगह इन्होंने सिलेक्ट की, बाथरूम में नहाने की जगह थी, वहाँ पर ड्रम रखा हुआ था पानी का। जी, वो हम ड्रम रखते थे ताकि वुजू के लिए पानी निकाला जाए वहाँ से, ठीक, लोटों में। और उनको भी मालूम था कि ये पानी, हाँ, यहाँ पानी है, ड्रम है, ये ड्रम भरा रहता है, पानी है। उन्हों का मतलब, मेरा मतलब इंडियन जी, जो आपके निगरान थे वहाँ पे। तो उसका नीचे से हमने सुराख खोद लिया, कमाल कर दिया आप। और टनल खोदी 10 फुट नीचे। एक स्पेस बनाई वहाँ पर बैठने की, मिट्टी जमा करने की। और हमने बड़े ज्योमेट्री के हिसाब से हमने जगह एलोकेट की और कितने फासले पे जाना था। वहाँ एक गड़ा था और गड़े तक हमने डिसाइड किया वहाँ पर सुरंग को नीचे से ले जाना है और वहाँ से ऊपर को निकलना है। यहाँ से पानी साहब, ये आपने फरमाया कि 10 फुट नीचे पहले आप गए और उसके बाद फिर सुरंग बाहर निकलने के लिए, तो ये तकरीबन कितनी लेंथ थी सुरंग की? 98 फीट बनाई। 98 फीट, बहुत बड़ी लंबी। वो एक पूरा किस्सा है कि उसके लिए रोशनी भी हमने लगाई बल्ब के साथ। रोशनी का क्या इंतजाम किया उसके? वो हमने उस बाथरूम से ही वो एक वायर निकाली, अच्छा, और वायर से लेकर फिर बल्ब लगाया आगे से और रोशनी ले गए, तोड़ तक ले गए। हवा का प्रॉब्लम नहीं हुआ अंदर? नहीं, सांस घुटता था। उसके लिए फिर एक अफसर ने कहा कि वो मैं आपको पंप बना दूंगा, पंप,
वो जो कली वाला पंप होता है अच्छा, वो जो ऐसे ऐसे मश्क नुमा पंप होता है। हाँ, जो कली करने वाले पंप, कली गर्द उठाए फिरते हैं, वो बनाया। फिर हमने, हमारे पास प्लास्टिक के वो थे, पेपर थे जो कि दूध में आते थे, दूध के लिए आते थे और खाने चीज़ों में आते थे, उनके लिए हमने उसके ज़रिए से पाइप भी बना लिया हमने। वेरी इनोवेटिव। और वो पाइप, उस पंप के ज़रिए से हवा जाती थी आखिरी जगह पर, और फिर ये है कि लाइट भी होती थी। तो एट वन टाइम कितने लोग खुदाई करते थे? एक आदमी जाता था, फिर दूसरा आदमी उसको क्रॉस करके जाता था आगे। अच्छा। कोई हम आदमी वहाँ पर 5-10 मिनट ही खुदाई कर सकता था, कुछ सांस का प्रॉब्लम होता था, ठीक, वो वापस आता था, दूसरा आदमी उसको ऊपर से क्रॉस करके निकलता था, वो खुदाई करता था। कितने लोग होंगे जो इस खुदाई में एंगेज रहे होंगे? मैं 10-12-15 बंदे थे। अच्छा, अफसर। ठीक। वो अब बड़ी बात तो ये है कि ये मिट्टी कहाँ की, डिस्पोजल कहाँ था। ठीक। वो हमारा एक बैडमिंटन का कोर्ट यार्ड बनाया हुआ था जी। हमने अपने पेंटों को काट कर वहाँ पर मिट्टी भरते थे उसको, और वो जो नीचे जगह थी उस ड्रम के नीचे जो जहाँ बैठने की जगह थी, वहाँ पर हम मिट्टी भरते थे उन इकट्ठे हुए पेंटों में, और फिर वो हम दोनों सिरों पर रस्सियों से गले में डालते थे, ऊपर शर्ट पहन लेते थे, और वहाँ पर हम डालते थे जहाँ बैडमिंटन कोर्ट है। अच्छा। शाम को वहाँ खेलते थे, वो मिट्टी जम जाती बैठ जाती। आखिर जब ये टनल तैयार हो गई तो फैसला ये हुआ कि दो अफसर प्लानिंग करें कि निकलने के बाद कहाँ जाएंगे। ठीक। कई लोगों ने मुख्तलिफ डायरेक्शन से उन्हें प्लानिंग की। गालिबन मेजर अकरम साहब ने और उसके साथी ने, जो इनका साथी था, गालिबन उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि हम मद्रास पहुँचे। अच्छा। मद्रास से फिर आगे एक और ट्रेन जाती है, वहाँ से श्रीलंका पहुँच जाए। अच्छा। कई ने कहा कि हम राजस्थान के जरिए से निकलेंगे, कई ने सोचा हम कश्मीर के जरिए निकलेंगे। हर शख्स की अलग अलग थी, और शर्त ये रखी थी कि कोई ग्रुप किसी दूसरे को अपना प्लान नहीं बताना। ठीक। क्यों अगर पकड़ा जाए तो फिर वो सबका दूसरे का लुकेट ना हो जाए। ठीक। तो ये जब ये टनल तैयार हो गई तो आखिरी दिन था कि इसके छोटा मोटा दुरुस्त की कर ली जाए। हम 7 आदमी वहाँ पर मेरे समेत वहाँ पर जमा थे, डिगिंग में और उसको दुरुस्त करने में, और मतलब उसको फाइनल टचेस फाइनल टच देने के लिए। और किसी ने ये बात लीक आउट कर दी हमारे अपने अफसरों में से। वो लीक आउट उन्होंने उस शख्स ने अपनी हमदर्दी के तहत की कि ये लोग निकलेंगे, कैजुअल्टी होगी। शिमला मुआहदा हो चुका है। मुआहदा हो चुका था उस वक्त? हो चुका था। अच्छा। और रिपेट्रिएशन होने वाली है। ठीक। तो इसलिए ये इसको रोक दिया जाए। और उसने कोशिश भी की मीटिंग्स के अंदर चंद लोगों ने कि इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन हम लोगों ने जो इसको डिक कर रहे थे आपने परसिस्ट किया और उनका मशवरा नहीं माना। उसको ये कहा कि ये भी एक जंग का हिस्सा है, हम जंग के अंदर हैं, तो हम जंग से कैसे बैकआउट कर सकते हैं। ठीक। ये तो ऐसा है कि फ्रंट लाइन से बंदा बैकआउट कर जाए। जी। खैर उस आदमी ने अब वो एक पर्ची के जरिए से गार्ड के सामने फेंक दी, वो फौरन वहां पहुंच गए और हम पकड़े गए। अच्छा, ये आपको इल्म है कि वो बंदा कौन था विदाउट नेमिंग हिम? नहीं, ये मालूम नहीं हो सका। अच्छा। जब हम पकड़े गए तो वो गर्मी का मौसम था, आप जुलाई का खुदाई कर रहे थे या अंदर थे? अंदर थे, निकाला उन्होंने हमें। अच्छा। हमारे बदनों पर मिट्टी लगी हुई थी, सख्त था। वो फिर हमें लेके आ गए गेट के सामने, 2 बार्ड वायर के दरमियान में खड़ा कर दिया। गर्मी का मौसम था, जुलाई का।
और नंगे पाँव थे हम लोग, सिर पे धूप थी और हम कई हमारे साथी बेहोशी से गिरे भी सही खड़े खड़े। फिर उसके बाद ले गए हमें, 3 दिन बाहर रखा इन्होंने, 7 आदमियों को कैंप से बाहर। आप हाँ, वो 7 आदमी जो खुदाई करते हुए या मौके पर पकड़े गए, मौके से पकड़े गए थे। उन्होंने वहां जाकर पहले उन्होंने हमारा वो जो सॉफ्टनिंग का प्रोसेस होता है कि इनकी रेजिस्टेंस को तोड़ा जाए, इन्होंने हमें सर्कल में बिठा दिया और सर्कल के तो और हमारे बैक साइड से 3 या 4 अल्सेशन कुत्ते फिरोशियस किस्म के, वो उन्होंने पकड़ उनको वो चक्का लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। यानी आप दायरे में बैठे हुए और कुत्ते आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं? हाँ, मालिक उसको साथ साथ घुमा रहा है उसको। अच्छा। तो यकदम कोई किसी एक अफसर पे इशारा करते थे, वो 3 या 4 कुत्ते यकदम उसके ऊपर हमला आवर होते थे। अच्छा। और उनको कोई टांग को दबा पकड़ता था, कोई बाजू को पकड़ता था, कोई बदन को पकड़ते थे। तो फिर जब वो काफी जख्मी होने लगता था फिर छुड़ा लेते थे। मैंने ये देखा कि जितना तुम हरकत करते हो कुत्ते उतना आप अटैक करते हैं। अच्छा, यानी आप अगर हरकत करें हाँ, तो कुत्ता अटैक करता है? हाँ, ज्यादा, क्योंकि कुत्ते की ट्रेनिंग ही ऐसी होती है। अच्छा। भागने वाला, दौड़ने वाला, हरकत करने वाले को पकड़ते हैं। तो मैंने ये समझ करके मैं जब ये मुझ पर अटैक करेंगे मैं बिल्कुल स्टिल हो जाऊंगा। जब उन्होंने मुझ पर छोड़ा तो मैं अपने चेहरे को बचाया मैंने, ताकि चेहरे पे न काटे, बाजू ऊपर कर लिए और वो आकर 2-3 दांत लगाए मुझे 2-3 कुत्तों ने। फिर वो खड़े हो गए, क्योंकि मैं बिल्कुल स्टिल था। उन्होंने मुझे उनके जो थे ट्रेनर साथ था, ट्रेनर थे, उन्होंने धक्का दिया, मेरे बाजू जब खुले फिर उन्होंने अटैक किया मुझ पर। अच्छा, ट्रेनर्स जो थे उन्होंने आपको धक्का दिया ताकि मेरे हाथ खुल जाए ना। अच्छा। मेरे पाँव खुल जाए। अच्छा। बहरहाल ये हमें बारी बारी ये करते रहे। उसके बाद फिर उनका असल मकसद ये था, इंट्रोगेशन हमारी हुई, वो मालूम करना चाहते थे कि हमारा बाहर निकल कर किन के साथ राब्ता था। ठीक। और तुमने कहाँ जाकर छुपना था, तुम्हें कौन पनाह दे रहा था, ताकि वो मालूम कर सके कि उनके मुल्क का दुश्मन कौन है। ठीक। हमने उनको साफ कहा था हमारा किसी से राब्ता नहीं है। और और ये भी हमारा फैसला था कि हमने मस्जिद में नहीं जाना, किसी मौलवी को परेशान नहीं करना, इमाम मस्जिद को परेशान नहीं करना। वो 3 दिन हमसे ये पूछते रहे, जगा कर, और कुछ कभी तो हमें और कुछ लालच देकर हमें जल्दी छोड़ देंगे, आपको बता दें। लेकिन हमने कहा हमारे जो चीज़ है हम आपको बता रहे हैं। कोई मारपीट भी इस अरसे में करते रहे? नहीं, मारा नहीं उन्होंने, जगाते रहे, थोड़ा सा जगाते रहे। बहरहाल ये खाकवानी साहब, बात आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा व्यूअर्स को ये बताइए, आपने कहा कि वो कुत्ते जो हैं वो किसी एक आदमी पे झपटते थे और उसको काटते थे। आपने ये भी बताया कि मैं ऐसे हाथ आगे मैंने किए, फिर किसी ने पीछे से आपको धक्का दिया या जो भी लात से मारा, तो आपके हाथ खुल गए, कुत्तों ने आप पे हमला किया। तो कुत्तों ने आपको जख्मी भी किया? जी, जख्मी किया। मेरे बाजू पर उन्होंने काटे, 2 जख्म यहाँ थे और 1 जख्म पीठ के ऊपर था, कमर पे। हाँ। अच्छा, तो इसका फिर बाद में इलाज मुआवजा हुआ होगा? बाद में इन्होंने हमें टीके भी लगाए, इंजेक्शन भी लगवाया इन्होंने। अच्छा। हालांकि ऑलरेडी वो इंजेक्टेड थे कुत्ते। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी लगाया। तो ये तो जब वापस आए तो फिर 2 अफसरों ने, एक मेजर साहब ने, एक उन्होंने जनरल शुजात ने जी, जो बाद में जनरल बने, उन्होंने कहा कि चूंकि ये खुद प्लानर थे तो उसने पूछा कि और कौन सा, उन्होंने पूछा कि और कौन शामिल था। इन्होंने हाथ उठाया कि हम शामिल थे, इनको भी इन्होंने शामिल कर लिया हमारे साथ। हाँ। तो फिर ये चंद दिन उन्होंने हमें बाहर रखा, यहाँ बाहर सुलाते थे और ताकि कहीं और अपनी निगरानी में।
तो ये एक किस्सा था। अब अभी मैं याद करता हूँ तो मुझे खौफ आता है कि जब हम डिगिंग कर रहे थे और 98 फीट के ऊपर जो आदमी हम डिग कर रहा होता था, पीछे से कोई मिट्टी गिर जाती, लूज थी, मिट्टी लूज थी, लेकिन इनकी प्लानिंग ये थी कि जितना डीप जाएंगे तो स्टेटा जो होगा ना वो सख्त होगा, लेकिन उसके बावजूद ही गिर सकता था। लेकिन उस वक्त तो खौफ नहीं था, पता नहीं। अफगानी साहब, ये जो बात थोड़ी सी मैं पहले मेजर अकरम से सुन चुका था और आज आपसे ज़्यादा तफसील के साथ सुनी है, सच्ची बात है, मेरे तो अब रोंगटे खड़े हो गए हैं। क्या खौफ व हिरास का आलम होगा, ख़ास तौर पे जब आप लोग पकड़े गए, क्योंकि आप दुश्मन की कैद में हैं और दुश्मन आपके साथ बदसलूकी की इंतहा भी कर सकता है और खुदा न खास्ता आपकी जान को भी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन ये जो दूसरा पहलू आप जिक्र फरमा रहे हैं कि अगर कोई मट्टी ऊपर से गिर पड़ती, को खुदा न खास्ता POW उसके अंदर ही दफन हो जाता या उसको निकालना मुश्किल हो जाता, तो भी वो डाइवर्ट तो हो जाता मंसूबा, लेकिन अल्लाह ताला ने उससे बचाया। ये भी बड़ी आपने अजियत बर्दाश्त की। अच्छा, इस दौरान में जनरल शेर सिंह था एक, वो विजिट के ऊपर आया। हम लोग पनिशमेंट पे थे, यानी अफसरों के बेड्स इन्होंने ले लिए थे, बिजली बंद कर दी थी, रात को अंदर बंद करते थे जून जुलाई के महीने में, और कोई पंखे बंद थे, दरवाजे बंद करते थे, बड़ी तकलीफ दे चीज़ थी। तो जनरल शेर सिंह विजिट के ऊपर आया, हम लोग सब फॉलन थे। उन्होंने पूछा कि क्या कोई तकलीफ है आपको? तो हमारा जो कमांडर था पाकिस्तान फौज का जी, हमारे ऊपर जो मुकर्रर था, वो आगे बढ़ा और कहा, जी बात ये है जी, तकलीफ तो हम शिकायत नहीं करते हैं कि राशन इन्होंने आधा कर दिया है, बाथरूम जाने के लिए पैदल जाना पड़ता है, पाँव जलते हैं, और पानी की जो है ना वो पानी की मिकदार आधी कर दी है, खुराक आधी कर दी है, बेड्स जो है ना वो इन्होंने खींच लिए हैं, बिजली बंद कर दी है, इसकी हम अब शिकायत नहीं करते हैं। जंग का हिस्सा है, हम जो कि कैद हो गए हैं, आपको 65 वार का भी आपको याद होगा जब आप हमारी कैद में होते थे। ठीक। तो ये दिन बदल गया किसी हालात के तहत, सियासत की गलत कारियों की वजह से, हमारी अपनी गलतियों की वजह से, हमारे अपनी अवाम की वजह से, बांग्लादेश के अवाम की वजह से हम कैद में आ गए। इसकी शिकायत तो हम नहीं करते, लेकिन ये शिकायत ज़रूर करते हैं कि ये जो तुमने ऑर्डर पास किया हुआ है कि जो अफसर सामने आए आप सिर झुका लें, आप ये आप ख़त्म कर दें। तो मैं भी फ्रंट लाइन के ऊपर खड़ा था, मैंने देखा जनरल शेर सिंह बड़ा खूबसूरत इंसान था, बड़ा खूबसूरत, सिख वैसे भी खूबसूरत लोग होते हैं, खूबसूरत इंसान था, उसकी आंखों में पानी आया हुआ था। अच्छा, ये बात सुन के? हाँ, बात सुनकर, ये तकलीफें सुनकर। ठीक। तो उसने कहा, जी आज के बाद, ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ उस जनरल शेर सिंह के लिए से जो मैंने सबक सीखा। लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारा पीर कौन है, मैं कहता हूँ जनरल शेर सिंह मेरा पीर है। वो क्या था बात? ठीक, वो बात ये थी कि जब उसके आंसू आए हुए थे, उसने फौरन ऐलान किया कि जी आज के बाद ये तमाम सजाएं ख़त्म हो गई। ये आर्डर जो है ना सिर झुकाने वाला भी ख़त्म करते हैं, और आपको ये चीज़ वापस कर देंगे, जो कि वापस दूसरे कैंप हमें ले गए थे, वहाँ पर जाकर ये उन्होंने हमें बेड्स भी दे दिए, बिजली भी चला दी हमारी। ठीक। उन्होंने फिर पूछा, पता है क्यों मैंने कहा ये? मैंने इसलिए कहा है कि जब तुम ये मुझसे बात कर रहे थे, अब तकलीफ़ें बयान कर रहे थे, और 65 वार की भी बात की है, जब हमारे लोग आपकी कैद में थे, मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे भगवान मेरे सामने रो रहा है। अच्छा। क्यों?
चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हर एक के अंदर भगवान बसता है। भगवान बैठते जब तुम रो रहे थे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे भगवान रो रहा है मेरे सामने हो। और मैं बर्दाश्त नहीं कर सका ये, आज के बाद ये सजा। और ये मुझे फिर याद आया, एक हदीस याद आ गई फौरन के बाद। वो ये था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला कहेगा कि मैं भूखा था, हाँ, मैं प्यासा था, खिलाया, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मुझे खाना नहीं खिलाया, हाँ, मैं बीमार होके आया था, ठीक, मुझे तुम्हारी तीमारदारी नहीं की। उन्हें पूछा या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला तो पानियों का मालिक है, रिज्क उसके कंट्रोल में है, होल शाफी वो है जिसको चाहे चाह दे, तो वो कैसे? उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह कहेगा वो जो शख्स आया था वो मैं था, वो बीमार जो आया था मैं था। बिल्कुल। मैंने कहा ये तो बिल्कुल वही चीज़ है कि हर शख्स के अंदर भगवान बसता है, तो वही शख्स। तो ये सबक मैं वहाँ से लेके आया। ये बहुत खूब खाकवानी साहब। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत लुत्फ़ आया, ये एक तारीख़ी वाक़या था जिसकी तफसीलात रिकॉर्ड पे आनी चाहिए थी, और आपकी मार्फत मौका मिला कि ये चीज़ें रिकॉर्ड पे आएँ। मुझे आपकी मसरूफियात का भी अंदाज़ा है, आपने वक्त निकाला, तशरीफ़ लाए। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम दोबारा भी मिलेंगे आपके साथ, इसी मौजू पे, इस हवाले से और कुछ बातें करेंगे। लेकिन इस वक्त हम अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।